राजस्थान में संचालित, अच्छा, आज हम लोग राजस्थान में संचालित उच्च शिक्षण संस्थान के आगे की बात पढ़ेंगे। राजस्थान में उच्च संचालित जो शिक्षण संस्थान हैं वो इस तरह से हैं। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर, राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान बीकानेर, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान उदयपुर, गांधी विद्या मंदिर अध्ययन शिक्षण संस्थान सरदार शहर। ये 4 जो संस्थान थे उच्च शिक्षण संस्थान के तहत स्थापना की गई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में विशेष तौर से शिक्षा की बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अब आईएएससी के जो प्रमुख कार्य थे वो इस प्रकार थे: मूल आधारित शिक्षा, कार्य अनुभव, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, कंप्यूटर शिक्षा आदि के क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सहायता प्रदान करना। यानी इन विषयों पर विशेष तौर से ध्यान देना, यानी मूल्य शिक्षा पर, कार्य अनुभव कैसे कार्य अनुभव की प्रक्रिया बढ़े, और इन्वायरमेंट एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन और शैक्षिक तकनीकी, कंप्यूटर शिक्षा आदि के क्षेत्रों में जो प्रशिक्षण की सहायता प्रदान करना। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, खास करके कंप्यूटर की बात कही गई थी, 1986 में भी कही गई, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर से कार्य करने की बात इसमें थी आईएएससी के माध्यम से। दूसरा है शिक्षक शिक्षा में कार्यक्रमों को संचालित करना, यानी टीचर्स ट्रेनिंग जहां भी है प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षक शिक्षा के जो कार्यक्रम है उनको संगठित करके, यानी उसके नव निर्माण करके, उनके जो कैरिकुलम है उसमें मूल्यतः बहुत सारी चीजें जो ऑर्गेनाइज करके, अपडेट करके उसको निर्माण करने की बात आईएएससी के अंतर्गत रखी गई थी, ताकि कोर्स अपडेट होते रहे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विकास हो सके। तीसरा है एमफिल एवं एमए एवं पीएचडी के कार्यक्रमों को संचालित करना, यानी शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन हो सके, रिसर्च फील्ड हो सके, उसको संचालित करने के लिए एमए, एमफिल एवं पीएचडी के कार्यक्रमों को लॉन्च किया गया। उसको लॉन्च करने का भी काम ये आईएएससी के अंतर्गत की गई थी। अगला है विद्यालयों में प्रसार एवं परामर्श सेवा संबंधी उपलब्ध कराना, यानी इस विद्यालय स्तर पर हम जो काउंसलिंग की बात या एक्सटेंशन की प्रसार सेवा की बात जो है कैसे हो, उसको डेवलप करने के लिए आईएएससी के माध्यम से की गई। आगे है डाइट एवं शिक्षक शिक्षा, डाइट एवं शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को शैक्षिक निर्देश देना, किस तरीके से आगे काम शिक्षा का शिक्षण शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिए ये महाविद्यालयों शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय एवं डाइट दोनों को दिशा निर्देश भी देती रहती है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एक दूसरे को समन्वय रहते हैं, तीनों एक दूसरे से निर्देश देते हैं और दोनों अपडेट करते हैं अपने टीचर्स इंस्टीट्यूट के माध्यम से। आगे है अनुदेशात्मक सामग्री के विकास एवं कार्यक्रमों को आयोजित करना, किस तरह से अनुदेशात्मक, किस तरह से हम उस शिक्षण सामग्री के विकास में क्या करें, लेटेस्ट कैसे करें, किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करें, इस पर भी वो कार्य करती है। स्कूल में प्रयोग एवं नवाचार के कार्यक्रमों को लागू करना, स्कूल स्तर पर जो है क्या क्या प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट जो एप्लीकेशन हमारे को करना है स्कूल लेवल पर, और उसमें जो इनोवेटिव हैं, जो नवाचार हैं, उन कार्यक्रमों को लागू कराने का भी काम ये आईएएससी को दी गई, उसके कार्यक्षेत्र में रखा गया। व्यवसायिक संस्थानों, जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको भी ये सहायता देती है, उसको निर्देश देती है, उसके सहयोग करती है कि क्या क्या कैसे किस तरह से करें ताकि शिक्षा का बढ़ावा, प्रशिक्षण का शिक्षक शिक्षा के में बढ़ावा हो सके। आगे शिक्षण शिक्षा में सामुदायिक कार्यों को प्रोत्साहन देना, सामुदायिक कार्यों का शिक्षक शिक्षा के अंदर सामूहिक करना, ताकि जो शिक्षक प्रशिक्षित होकर निकले वो सामूहिक रूप से वो सामुदायिक कार्यों में भी भाग ले सकें, उनको उनके साथ उन कार्यों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए, एक सुचारू रूप से कार्य को आगे करने के लिए
वो शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्यों को लॉन्च किया गया, यानी पाठ्यक्रम में कैसे डाले गए उसके वो सारी चीजें मतलब आईएएससी के माध्यम से की गई, ताकि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सामुदायिक कार्य को प्रोत्साहन मिले। आगे सीटीई की तरह यह कार्य करता है, जिस तरह से कॉलेज स्तर पर जो सीटीई काम करती है, उसी तरह से उच्च शिक्षण संस्थान के लिए ये विशेष तौर से पूरा उसकी शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पूरा काम करती है, एज इट इज वैसे काम करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से उसमें मूल्य आधारित शिक्षा की बात हो या कार्य अनुभव की या पर्यावरण शिक्षा की बात हो या जनसंख्या शिक्षा की या शिक्षा में जो तकनीकी कंप्यूटर की बात है उसको अपडेट करने की हो या डिफरेंट तरह के पाठ्य सामग्रियों के निर्माण की बात हो या स्कूल में प्रयोगात्मक एवं नवाचार की बात हो, इन सारी चीजों का काम आईएएससी देखती है, ध्यान में रखती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुमूल्य योगदान देती है। अगला है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी की स्थापना पहले जो आयोग स्वतंत्र भारत में आए 1948 में राधाकृष्णन कमीशन जो आई, उसमें एक प्रावधान की गई थी कि विश्वविद्यालय के लिए अलग से एक प्रावधान रखा जाए, विश्वविद्यालय को अनुदान दिया जाए और इसके लिए एक अलग से स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद रूप से कार्य करने की एक संस्था की जाए जो उसको देख रेख करे, ताकि विश्वविद्यालय आयोग आगे बढ़, विश्वविद्यालय की शिक्षा आगे सुचारू रूप से होती रहे। इसके लिए उसी के तहत ये यूजीसी की स्थापना की गई, जो विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्रों को देखे, विश्वविद्यालय के शिक्षण को देखे और विश्वविद्यालय के शिक्षण में सारी चीजें समाई थी। अब तक जितने भी एजेंसियां थी वो सारी एजेंसियां केवल अपने स्टेट या नेशनल लेवल के टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक की सीमित थी। ये विश्वविद्यालय को स्थापित करने से लेकर के उसे नियम से संबंधित, निर्देशन से संबंधित, मान्यता से संबंधित, अनुदान से संबंधित यूजीसी की सारी रूपरेखा एक ये को देते हुए ये की गई थी। अब यूजीसी के जो मुख्य उद्देश्य थे, कार्य जो थे वो इस प्रकार थे। अनुदान देने से संबंधी आवश्यकताओं की जांच करना, यानी जो हम अनुदान वो यूजीसी दे, उनकी जो संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा वो जांचे, देखे कि हाँ वाकई ये अनुदान देने लायक है या नहीं, उनको अनुदान देती थी, अनुदान प्रदान करती थी। साथ ही इसके स्तर में सुधार के लिए प्रशासन को सुझाव एवं मार्गदर्शन देती थी। यूजीसी ये गाइडलाइंस देती थी कि किस तरह से वो इंस्टीट्यूशन यानी विश्वविद्यालय को सुधार माने प्रशासन किस तरह से उसको और अच्छा करे, उसके लिए एक गाइडलाइंस भी दे रही है, देती है, मार्गदर्शन टाइम टू टाइम देती थी। फिर शिक्षा के स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए प्लानिंग बनाने का भी काम करती थी कि शिक्षा का लेवल किस तरह से ऊंचा रहे, ये भी एक यूजीसी के माध्यम से निर्देशन दिया जाता था। चौथा है आवंटित धन पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के में जो वितरण एवं देखरेख का काम करना। जो यूजीसी के द्वारा दिए गए आवंटित धन था, उन धन का विश्वविद्यालय में जो वितरण हुआ है, वो विश्वविद्यालय क्या जिस मत में वो पैसे दिए गए हैं उस मत में पैसे खर्च भी हुए हैं या नहीं, उसका भी वो देखरेख करती थी। ऐसा नहीं है कि पैसे उन्हें दे दिए गए और वो विश्वविद्यालय अपने ढंग से केवल खर्च कर ले, ऐसा नहीं है, उसकी देखरेख भी यूजीसी करती थी। ये भी यूजीसी का ही कार्य, यूजीसी के कार्य के दायरे में आता है। योजनाओं के संबंध में केंद्रीय सरकार को सुझाव देना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो प्लानिंग से संबंधित है विश्वविद्यालय के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए भी यूजीसी अपना सुझाव देती है। और उच्च शिक्षा के विकास और सहयोग में केंद्रीय भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा के विकास में जो आईएएस की बात करते हैं और उसके कोऑर्डिनेशन जो सहयोग हो, उसके सहयोग में केंद्रीय भूमिका के रूप में इसकी निभाती है। अगला है विश्वविद्यालय से उसकी परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों, शोध कार्य आदि से संबंधित जो भी कार्य है उस सूचनाओं को प्राप्त करना और उनसे समन्वय स्थापित करना। यानी विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा है, जो शोध के कार्य चल रहे हैं, उन सब में जो सूचना जो प्राप्त होती है
उन सूचनाओं का समन्वयन करते हैं और साथ में उसमें जो सुधार की अपेक्षा होती है टाइम टू टाइम, उसमें सुधार भी करते हैं, करने का कार्य भी यूजीसी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यूजीसी पूरे विश्वविद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विशेष तौर पर स्थापित की गई थी। इसमें टीचर्स ट्रेनिंग जो विभाग था उसके लिए विशेष तौर से ये मापदंड और रिसर्च के फील्ड में जो योगदान हो रहे थे शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए, उस पर विशेष अनुदान देने की बात भी यूजीसी के माध्यम से होती रही है। अगला है चौथी इकाई। इस इकाई में हम चैलेंज ऑफ एजुकेशन में विभिन्न तरह के चुनौतियों के बारे में, शिक्षा की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा में वर्तमान समस्या एवं निदान को जान सकेंगे इस इकाई के माध्यम से। फिर राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता में आने वाली कठिनाइयों को जानेंगे। छात्र असंतोष कैसे हो ये दूर, उसके बारे में जानेंगे। स्त्री सशक्तिकरण, मानवाधिकार को जान सकेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं भाषा समस्या को जान सकेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो डिफरेंट तरह की जो चुनौतियां हैं, वो जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियां क्या है, इन चुनौतियों के लिए निदान हम कैसे करेंगे, वो पूरी चौथी इकाई में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता, नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय किसी भी पार्टिकुलर एक क्षेत्र के दायरे में जो एक नियमबद्ध रूप से अपने एक नियम प्रणाली, एक राजनीतिक शासन तंत्र के तहत रहने वाले लोग, जो एक लगभग सिमिलर लैंग्वेज के बोलने चलने और सारी एक आदर्श को मानने वाले लोग, रहने वाले लोग राष्ट्रीयता के नाम से जाने जाते हैं। और भावात्मक एकता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो एक भाव के रूप में जो एक भावात्मक रूप से जुड़ाव है, उस भावात्मक रूप के जुड़ाव को देखते हुए जो भाव पैदा होते हैं, उस भावात्मक एकता के रूप में जो हम एकता के सूत्र में बनते हैं, वो भावात्मक एकता हो। तो राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता यानी एक राष्ट्र के निर्माण के लिए और एक भावात्मक एकता, ये दोनों एकता के सूत्र में बंधने के लिए विशेष तौर से ये आने वाली जो बाधाएं हैं वो ये हैं। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए विशेष तौर से जो आने वाली बाधाएं हैं वो निम्न है। पहला है जातिवाद। भारत, अपने देश को ही ले भारत, इसमें जातिवाद का देखिए शुरू से लेकर के प्राचीन काल से लेकर अब तक इतने अत्याधुनिक होने के बाद भी जातिवाद बहुत ही निर्भर कर रहा है राष्ट्रीयता एवं भावात्मक एकता के लिए। एक जाति दूसरे जाति को हमेशा अव्वल मानने पर तुली है, दूसरी जाति को हमेशा नीचे दिखाने पर तुलती है। ये जो जातिवाद है, ये जातिवाद ही राष्ट्रीयता एवं भावात्मक एकता में खिन्न करती है। इससे देखते हुए हमेशा जातिवाद जो है वो हावी हो जाता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक जाति के लोग अपने जाति से संबंधित तो हैं, पर दूसरे जाति को भी भाव में रखें। अगला है प्रांतीय। एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों को हीन भाव से देखते हैं, अपने प्रांत को ज्यादा बल देते हैं या अपने ही प्रांत को वाहवाही में रहते हैं। तो इससे भी राष्ट्रीयता और भावात्मक एकता दोनों खंडित होती है। विशेष तौर से जब ये कब उठती है, जब ऐसी कोई घटना घट जाए जिसमें प्रांत की बात को लेकर के आपस में तनातनी हो। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रांतीय एकता जो है राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता में आने वाली बाधाओं के रूप में है। फिर राजनीतिक दल, राजनीतिक दल भी एक तरह से मेन कारण है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने दल को बढ़ावा देने में वो क्या कह रहे हैं, क्या वो राष्ट्र हित में है या एक भावात्मक एकता को बात ले रहे हैं या नहीं। वो जो बात कह रहे हैं पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए तो नहीं कह रहे हैं या एक संप्रदाय के लिए तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए हम अगर नैरो दृष्टि से चलेंगे
तो राजनीतिक दल जब भी कुछ बोलते हैं तो उसमें कभी नैरो दृष्टि आती है तो कभी ब्रॉडर। जब नैरो दृष्टि आती है तो ये दृष्टिकोण ही राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को क्षीण करती है। तो ये भी एक राजनीतिक दल भी जो निर्भर करती है वो एक तरह से राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता का मूल बाधाओं में कारण बन जाती है। चौथा है भाषा संबंधी विरोध। हम देखते हैं कि प्राय एक राष्ट्र में कई भाषा के लोग बोलने वाले होते हैं और प्रत्येक भाषा से संबंधित जो विरोधाभास है, जैसे अपने शिक्षा प्रणाली में ही लीजिए, शिक्षा प्रणाली में लैंग्वेज के लिए 3 लैंग्वेज दी गई, लेकिन ये समाधान नहीं निकला, एक औपचारिकता रही। इसमें भी जैसे हिंदी भाषी लोगों के लिए ये था कि आप एक आधुनिक भाषा कोई साउथ की लें, और साउथ वाले लोगों के लिए ये था कि आप कोई नॉर्थ की एक भाषा लें। तो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी कहीं कहीं लैंग्वेज को रखी गई। इससे क्या होगा कि भाषा संबंधी विरोधाभास हुआ, और इन भाषा संबंधी विरोधाभास भी राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को कहीं न कहीं क्षीण करती है। इसी तरह से आर्थिक असमानताएं, हम देखते हैं कि आर्थिक असमानताएं भी, गरीब के पास साधन नहीं है, अमीर के पास इतने साधन सुख संपत्ति ये है कि ये दोनों, जो एक तो गरीब बहुत ज्यादा गरीब है और एक अमीर इतना अमीर है, दोनों की जो खाइयां हैं, आर्थिक असमानताएं हैं, ये असमानताएं भी राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को खंडित करती हैं। तो आर्थिक असमानताएं एक दूसरे को भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का मूलतः कारण बनी। भ्रष्टाचार, हम देख रहे हैं कि आज हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र है, अपना काम निकालने के लिए किसी भी तरह से हो क्यों ना हो, चाहे वो नियम के विरुद्ध ही क्यों ना हो, अपना काम निकालने के लिए व्यक्ति दूसरे को कुछ न कुछ गलत तरीके से काम निकलवा लेते हैं। ये इस तरह की चीजें जो भ्रष्टाचार को, अनैतिकता को स्थापित कर रहे हैं, ये जो फैल रही है भ्रष्टाचार, ये भी एक तरह से राष्ट्रीयता एवं भावात्मक एकता को बाधा कर रही है, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, और जो राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता पैदा करने में एक तरह से ये भी एक बाधाएं हैं, भ्रष्टाचार से हो रही हैं। आगे है निरक्षर, इलिटरेट जो है, जो व्यक्ति जितने साक्षर होंगे, कहते हैं उतने ही राष्ट्रभक्त और उतने ही भावात्मक रूप से जुड़ेंगे। जब तक वो साक्षर नहीं होंगे, एक समाज दूसरे समाज को नहीं जान पाएगा, जब तक वो अपनी भावनाओं को वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे। शिक्षा, अगर वो साक्षर होते हैं तो शिक्षित होंगे, और शिक्षित होंगे तो दूसरे के मूल भावों को भी समझेंगे और अपने भी भावों को उनको समझा सकेंगे। तो ये निरक्षरता भी जो है, कहीं न कहीं लिटरेसी भी निर्भर कर रही है राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता में आने वाली बाधाओं को उत्पन्न करने में। अगला है बेरोजगारी, जितने बेरोजगारी बढ़ेगी उतनी ही राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता खंडित होगी, और उसमें बाधाएं उत्पन्न करने में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जनसंख्या जितना बढ़ेगा, बेरोजगारी उतनी ही अधिक बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास साधन के स्रोत तो कंट्रोल है, एक लिमिट में है, और साधन का उपयोग करने वाले लोग अनलिमिटेड स्थिति में डिफरेंट वे में जनसंख्याएं बढ़ रही हैं। तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी होने से व्यक्ति उसके दिमाग में, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अगर वो बेरोजगार है तो तरह तरह की बातें सोचेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता खंडित होगी। अगला है मूल्य संकट। मूल्य संकट इस तरह संदर्भ में है कि हम पहले जो हमारे मूल्य थे और अब हमारे जो मूल्य हैं, इन मूल्यों में दिन प्रतिदिन जो गिरावट होते जा रही है, मूल्यों का जैसे एकदम कार्य हम सामाजिक रूप से देख रहे हैं, बिल्कुल छिन्न हो गया है, नगण्य हो गया है। आज चाहे एक पेपर ही उठाकर देख लीजिए, आए दिन मूल्यों का इतना गिरना दिख रहा है, न्यूज़पेपर से लेकर के मीडिया तक, वो मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो इस तरह से मूल्यों का जो संकट हो रहा है, इससे भी समाज में भावात्मक और राष्ट्रीय एकता छीन हो रही है। तो ये भी मूल्यों का संकट होने से हो रहा है। आगे वोट की राजनीति, आज प्राय देखते हैं, चाहे जो भी जिस क्षेत्रों में है, वो अपने ही
वोट की राजनीति से संदर्भ ये है कि अपने ही काम निकालने में है। नेता है तो वो वोट के लिए कह रहा है, वो ये नहीं समझ में उनको आ रही है कि ये इससे क्या हमारे राष्ट्र हित में है जो हम कह रहे हैं, क्या हमारे भावात्मक एकता के लिए है। अगर वो साउथ के लिए कह रहे हैं तो क्या वो नॉर्थ के लोगों के लिए सही है। ये एक अपनी बात केवल इसलिए है कि हम जो कहना चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, यानी सिर्फ राजनीतिक दल अपने वोट के लिए कुछ कह रहे हैं। तो ये वोट की राजनीति जो है, अपने स्वार्थ की राजनीति है, वो स्वार्थ की राजनीति को खत्म करें, नहीं तो राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता छीन होगी। ये एक इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता में आने वाली बाधाएं हैं। अब राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए जो है निदान क्या क्या है, भावात्मक एकता समिति ने भी सुझाव दिए हैं। भावात्मक एकता समिति ने जो सुझाव दिए हैं वो उनका ये था कि जो मूल रूप से जो संस्था है, कोई भी एक संस्था है, उस सोसाइटी है, उस संस्था के सोसाइटी दूसरे संस्था के सोसाइटी के लिए जो सुझाव दे, एक राष्ट्रीय एकता जो है मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया का रूप के रूप में देखा गया, माना गया है। तो इसको सुचारू रूप से करने के लिए ये जरूरी है कि उसे भावात्मक रूप से समझा जाए, उनकी मनोदशा को समझी जाए, मनोवैज्ञानिक तौर से समझा जाए, सामाजिक रूप से समझा जाए और शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से उसे ठीक किया जाए। यानी भावात्मक एकता समिति के द्वारा ये कही। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का जो सुझाव था, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भी था कि राष्ट्रीय एकता के रूप में जो सम्मेलन में कही गई कि हम विभिन्न तरह से नेशनल लेवल पर हम किस तरह से एक शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे राष्ट्रीय नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दें, चाहे हमारे पाठ्यक्रम हो, चाहे हमारे शिक्षा की प्रणाली स्ट्रक्चर हो, 10+2 की मामला हो या लैंग्वेज की बात हो, हम लैंग्वेज का प्रावधान ही लें। वो सारी चीजें जो है राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में एक सुझाव दी गई, उसके तहत ये बात रखी गई कि हम नेशनल और भावात्मक एकता जो है बनाए रखने के लिए सुझाव दिए गए। फिर राष्ट्रीय एकता के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम भी चलाए गए। विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम चलाए गए। प्रजातांत्रिक रूप से उन्हें पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। उन मूल्यों को स्थापित करने की बात की गई जिससे नेशनल एवं इमोशनल इंटीग्रेशन स्थापित हो सके। इस तरह की शैक्षणिक कार्यक्रम पाठ्यक्रमों में लागू करके। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव। माध्यमिक कोठारी या जितने भी आयोग हैं, पॉलिसियां हैं, इनमें खास करके आप देखें तो उसमें शिक्षा से संबंधित जो आपके भाषा से हो, कैरिकुलम से हो, आपके सामान्य शिक्षा प्रणाली से हो, जो ये बात कही गई 10+2 की मामला, लैंग्वेज के लिए जो प्रावधान दिया गया, ये सारी चीजें शिक्षा के बढ़ावा, एक संपर्क सूत्र में एक भाषा के लिए हिंदी में रखने की बात कही गई, ये सारी चीजें कहीं न कहीं राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता को स्थापित करने में काफी सहयोग रहा। और ऐसे जो कारण होते हैं उसके निदान उसी कारण से भी किए जा सकते हैं। ये निदान तो है ही, इसके अलावा जितने मूलभूत कारण रहे, चाहे वो जातिवाद हो, प्रांतीय हो, राजनीतिक दल हो, भाषा संबंधी विरोधाभास हो या आर्थिक असमानताएं हो, भ्रष्टाचार हो, निरक्षरता हो और बेरोजगारी हो या मूल्यों का संकट हो या वोट की राजनीति हो, इन सभी को मिल करके सभी में सुधार की आवश्यकता है। तभी हम नेशनल एवं इमोशनल इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग निदान कर पाएंगे। आगे है मूल्यों की गिरावट। मूल्यों की गिरावट के लिए यहाँ पर ये मूल्यों की गिरावट से ये संबंध है। मूल्य सिंपल सी भाषा में हम लोग ये समझते हैं वो व्यवहारिक कार्य जो हमसे बड़े समाज में जो मान्य हो वो करने वाले कार्य सामान्यतः मूल्य के दायरे में आते हैं। लेकिन मूल्यों की गिरावट से है कि जो मूल्यों का गिरावट जो आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भी देखे जा रहे हैं, मूल्यों की गिरावट से शिक्षा में आने वाली जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं एक चैलेंज के रूप में बना है। तो इन मूल्यों की गिरावट जो है उनके क्या कारण हैं और क्या निदान है,
उनका कैसे निदान है? कारण में ही निदान छिपा है। उसे इस प्रकार से देख सकते हैं। पहले है अंधाधुंध नकल। हम किसी भी चीज के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो या कहीं भी, हम अंधाधुंध नकल करते हैं। हम अंधाधुंध नकल क्यों करते हैं? हमें सोच कर करनी है। हम जो वेस्टर्न की चीजें हैं हम अपनाएं, लेकिन कौन सी अपनाएं? जो हमारी आवश्यकता है, हमारी संस्कृति के हिसाब से है, हमारे क्षेत्र के हिसाब से है। ये अंधाधुंध नकल न किया जाए तो मूल्यों का गिरावट कम से कम होगा। अगला है सैद्धांतिक शिक्षा। हम मूल्यों की केवल सैद्धांतिक शिक्षा देते हैं, व्यवहारिक नहीं देते। आखिर क्यों? हम व्यवहारिक क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों केवल किताबों में सैद्धांतिक ही प्रणाली चली आई है। इसे केवल सैद्धांतिक रूप से सुनने और इसके आदी हो रहे हैं, जबकि व्यवहार में लाना, एक प्रक्रिया में लाना बहुत जरूरी है। ये एक मूल कारण है। जब तक हम इसको अपने व्यवहारिक रूप में नहीं लाएंगे तब तक निदान नहीं होगा। गलती करने वालों को प्रोत्साहन देना। हम प्राय देखते हैं कि जो गलत काम कर रहे हैं समाज के लोग, वो लोग काफी विकास कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप से उनके गलत कामों में भागीदार बन रहे हैं, यानी गलत काम करने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो उनका बढ़ते हुए देखना, लोगों के अंदर ये भावनाएं पैदा होना कि गलत काम करने वाले भी आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की मेंटलिटी को खत्म करनी होगी। गलत करने वाले व्यक्ति के साथ प्रोत्साहन की जगह हतोत्साहित करना होगा, कानूनी रूप से उन्हें दंडित करना होगा। तो ये प्रावधान से भी मूल्यों की गिरावट को रोका जा सकता है। अगला है शिक्षा से नैतिक शिक्षा को दूर रखना। हम लोग शिक्षा तो दे रहे हैं, किसकी दे रहे हैं? हम लोग एक डॉक्टर तो बना देते हैं, एक इंजीनियर तो बना देते हैं, लेकिन एक सफल मानव तो नहीं बना पाते। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं शिक्षा की हमारी अधूरी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अधूरी है, इसको पूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए अधूरी है क्योंकि हमने शिक्षा से नैतिक शिक्षा को नगण्य कर दिया, हटा दिया के बराबर। केवल नाम के लिए एक मॉरल एजुकेशन रखी गई है, वो एप्लीकेशन नहीं हो पाई। ये भी एक शिक्षा से नैतिक शिक्षा को दूर रखना मूल्यों की गिरावट का मूल कारण रही। निदान में यह है कि उन्हें नैतिक शिक्षा को फिर से शिक्षा में स्थापित करना होगा। अगला है भारतीय समाज में मूल्य संघर्षों का होना। प्राय हम देखते हैं भारत देश विभिन्न तरह के सामाजिक दायरों में, समुदायों में से संगठित होकर बना है और सभी समाज के, समुदाय के अपने मूल्य निर्धारित हैं और उन मूल्यों में संघर्ष होता है। पारंपरिक मूल्य, नए मूल्य, जातिवाद मूल्य, सांप्रदायिक मूल्य, ये मूल्य जो है, जो संघर्ष होता है, इन संघर्षों से भी एक दूसरे का कहीं न कहीं कंट्रोवर्शियल हरासमेंट हो रही है, उसका नीचे गिर रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा इसके निदान में कि जो भारतीय समाज के जो मूल्य हैं, जो सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, संस्कृतियों के जो मूल्य हैं, उनके सर्वोपरि मूल्यों को हमें शिक्षा में स्थापित करना होगा और सभी धर्म उनको एक समान भाव से स्वीकार करें, जो सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा में जो चैलेंज है उसको खत्म करने में स्थापित हो सके। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मूल्यों की गिरावट के कारण और निदान एक साथ सहमत हैं।